अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर के एक हलके का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बन गया है। पहले इस हलके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से ये नेशनल न्यूज में आया। अब मुकाबले में रह जाने वाली जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा रही है। इस सिलसिले में कुछ वीडियोज भी वायरल हुई हैं और इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस ले चुका है। दूसरी जानिब एप्सोस के सर्वे के हकायक चश्मकुशा हैं। 87% अवाम समझती है कि हुकूमत के सिमत दुरुस्त नहीं है। इस सर्वे की दीगर तफसीलात भी दिलचस्प हैं। तीसरा अहम मसला कोरोना फंड में 40 अरब रुपयों की बेजाब्तगियों का है। वजीर आजम के कोरोना फंड के 40 अरब का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। ये 40 अरब कहाँ गए, ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से बात करेंगे कि ये किस कदर पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है और हमें आपको इसके लिए क्या एहतियात करनी है और हम कितना तैयार हैं। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे हुकूमत से ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब, मुस्लिम लीग नून से अस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तजा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपकी जमात ने पहले वोट खरीदने की कोशिश की और जब ये मामला सामने आया तो नून लीग की वैसी ही एक वीडियो बनाकर वायरल कर दी। सर, ऐसा ही हुआ है? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, अली परवेज साहब भी बड़े काबिल एहतराम है और हम तो सारी जमातों का बड़ा एहतराम भी करते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। आज तक कभी ना हमने वीडियोस की सियासत की है ना ऑडियोज की सियासत की है। जो करते हैं उनका भी सारी कौम को पता है और मैं नहीं समझता कि ये इल्जाम जो हमारे पे लगाए जा रहे हैं पैसे देने की सूरत में या वीडियोस की सूरत में कि हमने बना के वायरल कर दिए, मैं तो उन दोनों इल्जाम को नहीं मानता और इस चीज की मजम्मत भी करते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन नून लीग तो इस मामले को इलेक्शन कमीशन में ले गई ना सर? देखें जी, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या अदालत में जाएंगे तो हम अपनी बेगुनाही का देंगे। हमें क्या पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है जी, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कभी भी सियासत रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी, हमारी तो बीबी शहीद से लेके आज तक हमेशा करैक्टर असैसिनेशन होती रही, तरह तरह की बातें बनाई जाती रही। हमने तो कभी उनको भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, वो करने वालों को भी। हसन मुर्तजा साहब, NA 133 में आप लोग भी कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि नून लीग वाले हल्फ लेकर वोटर को 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं? कोई खबर आप तक ऐसी पहुंची हो? देखिए जी, खबरें तो सुन रहे हैं, खबरें सुनने में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ना हमने देखा है ना हमने किया है जी। हम इस सियासत का हिस्सा नहीं है जी। इसका तो जो है वो उसका बता सकते हैं, हम तो नहीं है। हमने ये सियासत आज तक की नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जी जो हमारी वहाँ पे आप देख लें जो पिछले इलेक्शन में हमारे वोट थे और इनके वोट थे, क्या हम उसको मैच करने वाले इतनी इस पोजीशन में हमारा उम्मीदवार है कि वो वोट खरीद कर और वहाँ तक पहुंच जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत प्रोपेगेंडा है जी। हसन साहब साथ रहिए। अज़मा साहिबा, NA 133 की ज़िमनी इलेक्शन में क्या हो रहा है? जैसे हसन साहब भी कह रहे हैं नून लीग को पीपल्स पार्टी से खतरा है, वो कह रहे हैं कि वोट मार्जिन और चीजें देखी जाएं, तो फिर ये वोट खरीदने की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया आयशा। यही सवाल है मेरा एग्जैक्टली कि जिस PMLN के 2002 का जो एक मुशर्रफ का इरा था, उस वक्त भी मुझे मेरी एको आ रही है, उस वक्त भी ये हल्का जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और परवेज मलिक साहब यहाँ से जो है वो 4-5 दफा मुंतखब हो चुके और पिछली दफा 2018 का सिर्फ अगर आपको दे सकूं तो 89,000 प्लस वोट लिए थे परवेज मलिक साहब ने और पीपल्स पार्टी को 5,500 कुछ वोट मिले थे। तो अब मुझे ये बताइए कि अब हमें पैसे बांटने की जरूरत क्यों पेश आएगी? मतलब हमें क्या टेंशन होगी, हमें क्या परेशानी होगी कि हमें पैसे बांटने पड़े? लेकिन मुझे ये एको दुरुस्त कराइए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्लीज देखिए। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें 2-3 ये हमारा जो वीडियो बना के जिसने भी भेजा है, जिसने भी ये मेहरबानी करने की कोशिश की है, उसने एक बंद कमरे के अंदर चंद फ्लेक्सेस लगा के और कवर करके मुंह जो है वो हर तरह से पूरे लाहौर में इस वक्त कोई
हाँ, मास्क नहीं लगाता। मतलब बड़े तरीके से फिर ये है कि वो एक खातून ग्रीन कपड़ों वाली मैंने देखा है, वो उठी हैं और उन्होंने सामने देखा है उनकी वीडियो बन रही है। और ये जो कारनामा जिसने भी किया है, ये पता चल जाएगा। हम चाहते हैं ये पता चले, इसीलिए हम आरओ के ऑफिस में पहले ही चले गए थे, जिसके ऊपर अब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस पीपल्स पार्टी के दफ्तर के बाहर की भी आई हैं। रोड्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े हुए कार्ड लेकर वो बता रहे हैं, सरेआम बता रहे हैं। एक वीडियो नहीं है हमारी, तो ये एक वीडियो कह रहे हैं ना जो उन्होंने बनाई है। अजमान, नून लीग को लगता है कि पीपल्स पार्टी हल्के में वोट खरीद रही है, ये आप लोगों के पास इत्तला है, खबर है? ये ज़बाने ज़द-ए-आम है, ये ज़बाने ज़द-ए-आम है जी हल्के के अंदर, और हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है। देखिए, मैं कुछ बहुत बिटर बात नहीं करना चाहती, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में भी कुछ हुआ था और वो भी सामने आई थी बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके ऊपर आप हर चीज जो है वो ये करके आप इल्जाम हम पे लगा देंगे तो हमें बात का जवाब तो देना पड़ेगा। और लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए है, आपको बड़ी अच्छी एक जगह मिल गई कि जब पीटीआई भाग गई अपनी परफॉर्मेंस देखकर, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा मौका है कि वो अपने आप को रीगेन करने की कोशिश करें। हमारी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपनी वीडियोस छुपाने के लिए हमारी एक जो है वो कंकॉक्टेड किस्म की वीडियो बनाई जाए और उसको जो है वो वायरल करके ये साबित करने की कोशिश की जाए कि हम जो है जो अल्लाह के फजल से तमाम तर आरटीएस के बावजूद 90,000 वोट लेते हैं। मुशर्रफ की रिजीम में जो है वो हम हजारों की जो है वो लीड से जीतते हैं, जमानतें लोगों की जब्त होती हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम 2-2 हजार रुपया बांटेंगे। हमने बीबी आयशा हमने कभी 200 रुपया नहीं बांटा। अच्छा, अभी अजमा सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी से ना हमारे पास हुकूमत की तरफ से आए हुए कोई पैसे हैं, ना हमारे पास जो है इनके तो वजीर भी यहाँ पर जो है सिंध से आए हुए वजीर भी यहाँ पर कैंपेन करते रहे। हमने इतराज नहीं किया, हमने कहा चलो ठीक है, इनको खुल के खेल लेने दें, ये ना हो कि बाद में कोई हसरत रह जाए, लेकिन उसका ना जायज फायदा तो नहीं उठाना चाहिए। चले, हसन मुर्जा साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी इसका हिस्सा नहीं रही। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जरूर कुछ ऐसा कर रही है, मगर आप लोगों के पास पैसे नहीं वोट खरीदने के। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, ये मुबैना जो वीडियो सामने आई हैं और रिपोर्ट भी इस पर तलब कर ली गई है। कह दिया गया है कि 2 दिन में फॉरेंसिक करके रिपोर्ट दी जाए। अगर तो रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद नाहली या यहाँ का इलेक्शन स्टेक पे लग जाता है, तो हसन साहब कितना फर्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी को? और ये फिर हसन खावर साहब और पीटीआई तो बहुत ज्यादा खुश होगी इस मामले पर। देखें आयशा, ये हल्का जो है जिसको बार बार कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, ये पीपल्स पार्टी का भी गढ़ था जी। और सियासत में कोई ना विरासत होती है ना कोई गढ़ होता है, ये तो रिजल्ट बदलते रहते हैं। पीटीआई एक सीट की जमात थी, आज वो मुल्क में हुकूमत कर रही है, मरकज में भी है, पंजाब के अंदर भी है, केपीके में भी है, बलोचिस्तान में भी है। ये कहना कि जी ये तो गढ़ था और ये इस तरह था, सारा पंजाब गढ़ था पीएमएलएन का, कहाँ गया आज वो गढ़? तो ये चीजें तो बदलती रहती हैं। इस पे ये कर लेना कि ये हमारा हमेशा के लिए, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर अपनी रिवाइवल की बात कर रही है, लेकिन हमारे उम्मीदवार के एसेट्स तो देखें कि वो 2000 से वोट खरीदने की पोजीशन में है। वो इस काबिल है कि वो वहां से जाके वोट खरीदे और 2-2, 3-3 हजार रुपया, 4-4 हजार रुपया लोगों को बांट रहा है। इतना अच्छा, वो है उसकी माली ना आपके पास, आपके उसके पास पैसे उम्मीदवार के पास। रज़मा कहती है कि वो तो 200 रुपए भी लगाने को उनके तैयार नहीं। हसन खावर साहब, पीटीआई का उम्मीदवार तो नहीं इस हल्के में। ये वीडियोस जो दोनों जमातों से मुतल्लिका आई हैं, उन्होंने हाथ उठा दिया, भाई वो तो वोट खरीद ही नहीं रहे। ये समझ नहीं आ रही कि एनए 133 में वोट आखिर खरीद कौन रहा है। और आप लोग तो शायद खुश होंगे अगर यहाँ पर मामला ताखीर की तरफ चला गया या इलेक्शन फिलहाल मुलतवी हो जाए। नहीं, देखें, खुशी की बात तो नहीं है। बात यह है कि हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, क्रेडिबल होने चाहिए। तो इलेक्शंस ऐसे माहौल में नहीं होने चाहिए कि वीडियोस बन रही हैं, ऑडियोज़ बन रही हैं। लेकिन ये हसन साहब ने जो बात की, उनकी बात में इतना तो दम है। उन्होंने कहा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाना हमारा तो तरीका नहीं रहा। ये बात तो उनकी सच है, क्योंकि देखें, जब कभी भी आप थाने में भी जाते हैं या किसी शख्स का पता करना होता है तो उसका चाल चलन देखा जाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो बड़ा क्लियर है कि ऑडियोज़ वीडियोज़ में कौन बिलीव करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी वालों ने, मुझे लग रहा है मसला ये है कि नून लीग वालों को ना मैच फिक्सिंग की आदत है। चलें, पीटीआई तो अब नहीं लड़ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको टफ कंपटीशन देख रही है। मुझे लगता है जरा अननर्व हो गए हैं और इस तरह के काम पे उतर आए हैं कि पैसे दे रहे हैं। मेरा ख्याल है मुनासिब हरकत नहीं है ये।
फेयर गेम होनी चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करें, कॉन्फिडेंस से मुकाबला करें पीपल्स पार्टी से, घबराएं ना इस इनसे इतना कि अब आप वोट अल्लाह खरीदेंगे। की मैं ये समझता हूँ। अज़मा अज़मा इतना मुस्कुराई हैं आपकी बातों को सुन के, पता नहीं पसंद ज्यादा आ गई है। अज़मा साहिबा अनर्व हो गए हैं कि वो वाकई पीटीआई तो निकल गई दरमियान से, आपको शायद पीपल्स पार्टी से खौफ आया है, या आप लोग चाहते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर भी पाबंदी लग जाए? ईसीपी ने रिपोर्ट मांगी है, मामला कहीं भी जाके नजला गिर सकता है इस पर। देखिए हसन साहब की तो वो बात है, मैं कौन जी मैं खामखा। तो ये जो खामखा है, जो खुद अननर्व होके और पता नहीं क्या क्या होके भाग गए जानबूझकर, जिनको इतना पता नहीं चला कि प्रपोजल सेक्रेटरी जो है वो अपने हल्के से होता है, और जिनको पहले ही दिन अभी पेपर नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करने से पहले ग्रीन टाउन में अंडे और टमाटर पड़े हुए हों, और वहां पर जो है वो आके हमें बताएंगे कि हम जो है वो हमें हौसला और हिम्मत करनी चाहिए। प्यारे भाई, इसकी जरूरत आपको है। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो एक आपने एक मिशन इम्पॉसिबल किया था जिसपे वीडियो बनाई थी, और आपने वो जो है वो आपके एमएनए जो है वो कोई मार्का राई सरंजाम दे रहे थे इमरान खान के कहने के ऊपर, वो किसने बनाई थी? और चेयरमैन नैब की वीडियो है जिसको आप आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वीडियो कहां से आई है, वो किसने बनाई है? और फिर खुद वजीर आजम और सदर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खुद पार्लियामेंट पर हमला और पीटीवी पे हमला करने की ऑडियो के अंदर मुलव्वस हैं। तो ऑडियो वीडियो की तो आप बात मत करें, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसकी मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहती। सो इसलिए इतनी पाकी दामा की जो है वो बात ना करें कि फिर जो है हम बात करें तो वो आपको बुरी लग जाए। दूसरी बात हसन मुर्तजा साहब की है, तो हसन मुर्तजा साहब पंजाब आज भी अल्लाह का फजल है कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, एक तो परवरदिगार का एहसान है, दूसरा जो खिदमत की थी ना उसकी वजह से आज भी पंजाब हमारा गढ़ है। अगर पंजाब हमारा गढ़ ना होता तो 9 सीटें ज्यादा होने के बावजूद जो है जहांगीर तरीन का जहाज चलवाकर आजाद उम्मीदवार बनवाकर पीटीआई की हुकूमत ना बन गई होती पंजाब के अंदर, और आज भी पंजाब में जो मेजॉरिटी एमएनएज हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। सो इसलिए थोड़ा सा जो है वो देख लीजिए। मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, मैंने सिर्फ 4-5 इलेक्शंस की बात की, और परवेज मलिक साहब ने इस हल्के की खिदमत की है। उनकी जो अचानक मौत है उसके बाद यकीनन असमाम, अगर पीटीआई तो मुतालबा कर रही है कि इन वीडियोस की बुनियाद पर नून लीग के उम्मीदवार को नाअहल किया जाए, मतलब बात पीपल्स पार्टी तक नहीं रहेगी, नाअहली तो आपके उम्मीदवार की भी हो सकती है अगर वहां फॉरेंसिक में कुछ ऐसा साबित हो गया। अगर हमने किया होगा आयशा, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमने किया होगा तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर हमने नहीं किया और किसी ने ये जो है ये अपनी वीडियोस छुपाने के लिए हम पे इल्जाम लगाया, तो फिर उसके ऊपर यकीनन जो है ये बात भी होनी चाहिए और उसकी निकाली भी जानी चाहिए। हमारे पास हुकूमतों वाले पैसे नहीं है, हमारे पास जो है वो हम ये इलेक्शन मिलके एज ए पार्टी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये परवेज मलिक साहब का इलेक्शन नहीं, पार्टी का इलेक्शन है, वो लाहौर के प्रेसिडेंट भी थे। ये हमारे पास ना सिंध हुकूमत के पैसे हैं, ना हमारे पास जो है वो किसी हुकूमत के इख्तियारात हैं। हम अपोजिशन में निहत्ते इलेक्शन लड़े हैं और हमें फख्र है इस बात पे। और हमने आज तक जितने इलेक्शन लड़े हैं, आपकी इत्तला के लिए, जितने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में लड़े हैं उसमें अल्लाह के फजल से कामयाबी भी ली है, और वोट का मार्जिन भी मैं अब याद नहीं कराना चाहती, वोट के मार्जिन भी देख लें किसके ज़िमनी इलेक्शन में कितना वोट पड़ा। इसलिए पंजाब हमारा गढ़ नहीं है, और ये बातें ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है हसन साहब, ये फरमाइएगा कि ये इसके ऊपर वुज़रा की जानिब से बयानात दिए गए, मुशीर मुआविन खुसूसी भी बोले कि ये जो आई है इसके ऊपर फौरी नोटिस लिया जाए। क्या पीटीआई इस मामले पर फरीक भी बनेगी ईसीपी में जाके? नहीं, देखें, फरीक तो हम देख लेंगे, जरूरत है कि नहीं बनने का। ईसीपी ने नोटिस ले लिया और वो जाहिर है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। अज़मा साहिबा हमारी बहन, उन्होंने बात ठीक की है और मुझे पसंद इनकी बात आई कि अगर हम लोग मुलव्वस है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर नहीं है तो ठीक है, फैसला बड़ी फेयर बात इन्होंने की है। असल में ना बात यह है कि इन्होंने ना, इनकी पार्टी ने ये जो तरीके सीखे थे ना इलेक्शन में धांधली करने के, ये हो गए पुराने। उस वक्त मोबाइल फोन और कैमरे आम नहीं थे, इसीलिए ईवीएम से ये घबराते हैं ना, क्योंकि आप वो इनोवेशन नहीं की इन्होंने धांधली के तरीकों में। तो अब ये जब 1970-80 की दिहाई के तरीके और फिर 90 के तरीके जब चलाएंगे तो वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कितनी मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में। तो इनको थोड़ा सा ना इनोवेशन करनी चाहिए धांधली के निज़ाम में, ताकि वरना फिर ये बार बार इसी तरह ये जो दूसरों की ऑडियोज़ की बात करते हैं, बारहा अपनी ऑडियोज़ निकलती हैं, पहले मरियम साहिबा की निकली मीडिया के हवाले से, अब ये निकली है। हसन साहब, कतई कलामी की माजरत, इस वीडियो जो लाहौर से N133 की आई उस पर हुकूमत के लोग बहुत फौरन बोले। जो मरियम की ऑडियो आई, मरियम साहिबा की ऑडियो के ऊपर भी वजीर आजम साहब तक भी और सब ने उस पर कॉमेंट किया। जब जस्टिस आकिब निसार साहब की ऑडियो आई उसको उस तरह से आप लोग कॉमेंट नहीं करते, एक ही ब्रश से नहीं, हमें अगर गलत बात है
तो हर वीडियो का फोरेंसिक नहीं होना चाहिए। आला अदालतों में बैठे लोगों के ऊपर अगर बात आए तो ये तो अदलिया के वकार और पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के भरोसे की बात है, तो उसके ऊपर हुकूमत उस तरह नहीं। अब आज तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया है इसके ऊपर, नोटिस तो नहीं लिया, कल समाअत है उस दरखास्त के ऊपर, तो हुकूमत उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इंसाफ से जुड़ी जमात है, बात करती है, आप लोगों का मंशूर है, मगर इतने अहम मामले पर इसलिए खामोश हैं कि कहीं ऐसा लगता है कि यही साबित ना हो जाए कि आप बेनिफिशियरी बने इस मामले के। नहीं नहीं, बात आपकी ठीक है, बात बिल्कुल हर ऑडियो वीडियो की बात करें, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। देखें, ये आपको समझना पड़ेगा, पहले मैं दो वीडियोस और ऑडियोज की बात करता हूँ। अरशद मलिक साहब की भी जब आई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहती है, और ये जो हमारे इनके जो सजा याफ्ता लोग थे, अगर ये समझते हैं कि ये एविडेंस है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ केस चल रहा था प्रेजेंट करते। इन्होंने आज तक वो प्रेजेंट नहीं की कि उसको उनके एविडेंस में शामिल किया जाए। इसी तरह अगर ये समझते हैं, जो अक्यूज्ड होता है, जो मुजरिम होता है, वही जमा कराता है ना एविडेंस को कि जी इसको एविडेंस पूल में शामिल करें, तो शामिल करा दें, बिल्कुल उसका फोरेंसिक हो, उसका फायदा इनको पहुंचता है तो पहुंचे, कोई लाते क्यों नहीं? अवाम में देते हैं, लोगों के फोनों में डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं, अदालत के दरवाजे पे वो क्यों रुक जाती हैं, अंदर क्यों नहीं जाती? ये समझ नहीं आती। इसका जवाब मुझे देने तो मैं बिल्कुल इसका जवाब लूंगी। अज़मा, एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा। अज़मा साहिबा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस जानेंगे कि आखिर मुस्लिम लीग नून ये तमाम ऑडियो वीडियोस मीडिया में लाती है, अदालत क्यों नहीं लेके जाती है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। NA 133 के हल्के से जो वीडियो सामने आई हैं उस पर तो ECP ने नोटिस ले लिया है, लेकिन ब्रेक से पहले हसन खावर साहब से जो सवाल किया उन्होंने उसका तो उस तरह जवाब नहीं दिया, लेकिन नून लीग पर एक सवाल रखा कि आखिर ये लोग अरशद मलिक या दूसरी जो वीडियोस और ऑडियो सामने आई वो मीडिया में क्यों लेकर आते हैं? अज़मा साहिबा, अदालतों में क्यों नहीं आप लेकर जाते? अगर ये वीडियोस दुरुस्त हैं और ये नून लीग के हक में जाती हैं, रिलीफ दे सकती हैं? मैंने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी कि हसन साहब की मालूमात में इजाफा करूं। आज दोबारा जो है वो कोशिश करती हूं। हसन साहब, आपकी इतला के लिए कि अरशद मलिक साहब की वीडियो जो है वो नासिर भट्ट साहब के पास मौजूद थी, उसकी फोरेंसिक करा के वो मुसलसल कितने महीनों वो पाकिस्तान हाई कमीशन जाते रहे कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को हाई कमीशन रिसीव करे ताकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा सकूं। नासिर भट्ट साहब की एक और पिटीशन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी इस वीडियो को पेश करने और इसके ऊपर आकर गवाही देने के लिए जो है वो दरखास्त की हुई है, उसकी अभी तक जो है वो सुनवाई नहीं हुई। तो ये तो आप अपनी मालूमात दुरुस्त फरमा लीजिए कि अरशद मलिक की वही वीडियो जिसके ऊपर हम सबको समेत मरियम साहिबा के हम सबको FIA भुगतना पड़ा, इस हुकूमत ने हम पे FIR काटी और हमें FIA में बुलाया गया कि जी आपने ये वीडियो क्यों दिखाई। उसके बाद ये हुआ कि खोसा साहब ने उसको एक स्याह धब्बा कह के अरशद मलिक साहब को नौकरी से फारिग कर दिया, लेकिन वही फैसला जो आज भी ये मफरूर और फलाना और मुल्जिम और मुजरिम ये करते फिरते हैं, वो फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। अब जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है और शौकत सदीकी साहब का वो माशाल्लाह हयात भी हैं, और उनकी भी एक वीडियो मौजूद है जो उन्होंने बार के अंदर, इस्लामाबाद बार के अंदर एक फंक्शन में खड़े होकर कही, और वो दोनों बातें एक थी। उसके बाद अब जो ऑडियो आई है साकिब निसार की, ये तीनों के डॉट्स मिलते हैं, जिसके अंदर कहा गया कि अपनी मर्जी के बेंच बनवाते थे साकिब निसार साहब, और वो बाकायदा हुक्म फरमाया करते थे कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को नहीं छूटना चाहिए। अब ये तमाम गवाहियां अदलिया के अंदर से आ रही हैं आयशा, इसीलिए मैंने गुजारिश की ये कहने की कि ये बात सिर्फ नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के केस की नहीं है, ये अदलिया पर एक सवाल उठा है, और इस सवाल को हम जगह जगह पर, बाय द वे शौकत सदीकी साहब का वो जो उनकी आज भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हसन साहब, उनकी आज भी पिटीशन पेंडिंग है इसी को लेकर कि उनको जो है वो किस तरह से उनके घर पे लोग आए, उनको आकर कहा। अज़मा साहिबा, मैं हसन साहब की तरफ जाऊं, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जो गुफ्तगू रखी वाइंड अप कर दूं, वाइंड अप कर दूं, इस पॉइंट को मेक करते हुए, हमने उसको भी अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया है, उसी पिटीशन का जिसके ऊपर आजकल जो है वो नैब से सवाल पूछ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, और पिछली पेशी पर उन्होंने नैब से जवाब मांगा कि आप साबित तो करें, कोई कागज तो दिखाएं कि कहां मलकियत साबित होती है, पहले मलकियत साबित करें फिर मनी ट्रेल मांगे। तो ये सवालात के जवाबात नैब लेने निकली हुई है, तो बराए मेहरबानी अगली दफा नैब को जवाबात दे के भेजिएगा, क्योंकि जाहिर है वो आपका एक जैली इदारा है। अच्छा अज़मा साहिबा, सवाल ये है मेरा आपसे, आपने अदलिया के अंदर से गवाहियों की बात की और यकीनी तौर पर अदलिया के वकार की बात है, अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि डॉट्स को ज्वाइन किया जाए, सवाल आपसे ये है कि ये जो हालिया साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है, नून लीग इसे एक फर्द का या इंडिविजुअल मामला समझती है? आप लोगों को आपके कायद की तरफ से
कोई इसके ऊपर है कि आप दीगर जमातों से, सिविल सोसाइटी से राब्ते करें? ये इंडिविजुअल का मामला है या ये आपकी जमात का ताल्लुक है इस मामले से? मुझे इस पर क्लैरिटी चाहिए आपसे। जी बिल्कुल क्लियरिटी से मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल इसके ऊपर ऑलरेडी कमीशन बनाने के लिए लेटर लिख चुकी है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ NGOs हैं, सिविल सोसाइटी है, वो इसके ऊपर बिल्कुल यक ज़बान है कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। यही गुजारिश हमने भी की है कि कमीशन बनाइए और कमीशन बनाकर जो है तमाम चीजें, तमाम वाकयात, हालात, जो भी सबूत किसी के पास मौजूद है वो कमीशन के सामने लाए जाए। लेकिन अरशद मलिक की वीडियो पे मिट्टी डाल दो, राजा शमीम साहब की जो है वो उसके ऊपर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, मिट्टी डाल दो। वो तो कहते हैं ना नून लीग के कारकुन रहे ना, वो तो उनका केस तो बहुत, वो खुद आकर उनके बेटे के इंटरव्यूज ने बहुत से ऐसे मामला तो और खोल दिए। लेकिन बात ये कि ये एक इंडिविजुअल केस नहीं है। मैं, क्योंकि आपके बहुत से लोग कहते हैं इंडिविजुअल केस है, ये इंडिविजुअल केस है या नून लीग इसको अपना केस समझती है, एक जमात का मामला है? जी जमात का नहीं, अदलिया का मामला है और इसको हम अदलिया को एज एन इंस्टीट्यूशन देखते हैं। क्योंकि इस अदलिया तहरीक में जो बहाली की तहरीक थी उसमें हमने बहुत कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मुस्लिम लीग नून का सेहरा जाता है इस अदलिया तहरीक का, जिसके ऊपर एक आजाद अदलिया को खड़ा किया गया था। इसलिए ये अदलिया के इंस्टीट्यूशन की बात है और इसके ऊपर हमारी पार्टी का भी, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी और मुख्तलिफ बार काउंसिल ने भी ये गुजारिश की है कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। तो अब बराह रास्त इस ऑडियो में नहीं, आप चाह रहे हैं आजाद कमीशन बने। कल इस दरखास्त की समाअत भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हसन खावर साहब, इस पे फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में कहा कि जो ऑडियो है ये नवाज शरीफ केस से मुताल्लिका नहीं है। तो कोई खतरा है हुकूमत वक्त को कि इस ऑडियो के थ्रू या इसके क्लैरिटी के थ्रू कोई रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ को? नहीं, कोई खतरा नहीं है जी, कोई खतरा नहीं है। देखें, वो मैं ज़रा, क्योंकि बात अज़मा साहिबा ने लंबी कर दी। अरशद मलिक साहब के केस में जब नासिर भट्ट ने कहा था, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था और वो हाई कमीशन ने करवा दिया था उनका जो भी। दूसरी बात यह है कि अरशद मलिक साहब को जब बरतरफ किया गया तो वो इसलिए किया गया मिसकॉन्डक्ट की वजह से कि वो गए और नवाज शरीफ से मिले, और वो सारी कहानी अब पुरानी आपके सामने है। देखें, बात ये है कि ये असल में चाहते ही हैं। अभी भी जो साकिब निसार साहब वाली आई है, आपने देख लिया कि टीवी चैनल्स ने डिफरेंट कैसे उसके टुकड़े सारे निकाल के बताया कि ये है। तो अगर इनके कोई कानूनी ऑप्शन इनके पास है तो वो उनका राइट है, वो किसी को इनसे ना लेना चाहिए। ये जाएं, कानून जाएं, केस में डालें, कमीशन बनवाएं। हसन खावर साहब, बड़ी जेन्युइन सी बात है। हुकूमत क्यों नहीं इस मामले को इतनी अहमियत दे रही है? मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि ये एक हल्के के इलेक्शन के ऊपर जो छोटी छोटी वीडियोस आई हैं उस पर वुज़रा बोले, बात की, और आप लोगों ने ECP को कहा कि नोटिस ले, और ECP ने नोटिस ले लिया। मगर उस ऑडियो पे जो XCJ की ऑडियो है, जो एक बड़े फैसले के ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर हुकूमत वक्त उस तरह से रिएक्ट नहीं की। जाहिर बात है अदलिया का मामला पूरे मुल्क के लिए एक इंसाफ के मामले की बात है। अच्छा देखें, अगर तो वजह उसकी क्या है कि हम लोग क्यों नहीं उसके पीछे पड़ गए और ये क्यों पड़े हुए हैं? देखें, ये सोची समझी साजिश है। ये हर रोज एक नई फैब्रिकेटेड ऑडियो, एफिडेविट, कोई चीज निकालते हैं, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि केस इनके डिले हो, हेयरिंग ना हो, एहतसाब के प्रोसेस पे सवाल उठें, इंसाफ के प्रोसेस पे सवाल उठें। अब ये चाहते ही हैं कि पूरी दुनिया इनके केस भूल के, बाकी चीज़ें भूल के, हर रोज़ ये एक नई फैब्रिकेटेड ऑडियो लगाएं, उसमें 2 महीने ज़ाया हों, फिर आगे चले, इसी तरह करके हम टाइम काट दें। तो हमारी तो मंजिल बड़ी क्लियर है कि जी इंसाफ है, एहतसाब है, करप्शन के खिलाफ जंग है। अगर इनके पास कोई काबिल ज़िक्र चीज़ है तो ये लेके आए। हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करेंगे? हर रोज एक नई चीज़ फैब्रिकेट करेंगे, हम फिर कमीशन बनाएंगे। हसन खावर साहब, अगर वंस फॉर ऑल इनमें से कोई 1 या 2 वीडियोस लेकर उनका फॉरेंसिक करवा दिया जाए और इनके आगे रख दिया जाए कि ये तमाम फैब्रिकेटेड है, बजाय इसके कि बयानात, इल्जामात और मीडिया टॉक्स इस मामले पर होती रहें। वंस फॉर ऑल, आप तो गवर्नमेंट हैं, आपके तो हाथ में है, फॉरेंसिक करवाएं, इनके सामने ला के रखें ताकि बोलने के काबिल भी ना रहे, और उसके बाद कोई ऐसी ऑडियो वीडियो इस मुल्क में आए ना। तो ये नहीं ऐसे नहीं होगा, ये फिर भी आती रहेंगी। 1990 से उस वक्त तस्वीरें आती थी, अब वीडियोस ऑडियोज आ रही हैं। 30 साल का सफर है, इतने आराम से नहीं इन्होंने मानना। दूसरी बात ये है कि ये जब आप ये करवाएंगे ना तो ये कहेंगे जी हम तो नहीं लेके आए, ये तो फलाना इदारा लेके आए, ये तो फलाना जर्नलिस्ट लेके आए हैं। ये प्लांटेड होती हैं। ये खुद जब लाएंगे खुद अदालत में अपनी सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल फोरेंसिक करवाएंगे और हम भी सपोर्ट करेंगे, पर लाएं ना, खुद लाएं। ये क्यों चाहते हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज मतलब ये तो पहले आप है, सच कोई भी नहीं कहना चाहता ना जानना चाहता है। आयशा एक मिनट जी अज़मा साहिबा, मेरा सवाल ये है कि अरशद मलिक की वीडियो के ऊपर जब वो आई थी तो उस वक्त ऐसे PM थी फरदौस आशिक अमान साहिबा,
और उन्होंने उसका गवर्नमेंट की तरफ से फोरेंसिक कराने का हुक्म जो है वो सुनाया था हमें और कहा था बिल्कुल हम करा रहे हैं, हम कराने लगे हैं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो फोरेंसिक हुआ भी, बट चूंकि पता लग गया था कि ये जेन्युइन है तो वो दबा दी गई। तो इसलिए ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जो वो बनी गाला फोरेंसिक लैब के अंदर जो टुकड़े जोड़कर आपने साबित की है कि वो जो है वो फेक और जो है वो हमने बनाई थी, तो वो उसमें आपने वो नहीं बताया हमें कि वो बेटी को भी सजा देनी है, इमरान खान को लाना है और जो है नवाज शरीफ को सजा देनी है, वो नहीं मानते। ये आपने जो है ये टुकड़े हमारी मतलब हमें बड़े नालायक लोग हैं, हमें नहीं मिले ये टुकड़े, जरा बता दीजिएगा, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये साकिब निसार के हमने कहां से लेके जोड़े। और दूसरी बात यह है कि इनको मरियम नवाज के जो पार्टी इश्तिहारात हैं उनको रोकने के ऊपर तो इन्होंने कमीशन बनाना है, इंक्वायरी करनी है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कर लेते? ये साबित कर दें कि ये जो है ये ऑडियो गलत है और ऑडियो हमने फेक बनाई है, उसके ऊपर हमें सजा हो जाएगी। क्या आपने बात अब मरियम साहिबा की आप ऑडियो पे चली गई हैं, अगला एक सवाल खोल देगी। मरियम साहिबा की ऑडियो अपनी जगह सवाल है कि वहां कौन सा इख्तियार इस्तेमाल हो रहा था? पार्टी इश्तिहारात के लिए बिल्कुल उनका इख्तियार था। और अज़मा साहिबा फिर अगर मेहरबानी करके बता दें कि वहां वो क्या ओहदा रखती थी, क्या कोई नोटिफिकेशन था उनके किसी ओहदे का? जी पार्टी की मैं गुजारिश कर लेती हूँ कि पार्टी का हमारा जो सेटअप है, जो हमारा पार्टी का मीडिया सेल है, या जो हमारी पार्टी की जितनी भी हमारी आप ये कह लें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो उसको जो है उसका पार्ट थी, वो उसको हेड कर रही थी और हम फैसला करते थे कि हमें अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। तो वो पार्टी की स्ट्रेटेजी फवाद चौधरी से या हसन खावर साहब से तो हम पूछेंगे नहीं ना, वो स्ट्रेटेजी मरियम नवाज ही बना के कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। साहिबा अभी आप कह रही हैं 133 के लिए तो 200 रुपए नहीं है, वहां पर अरबों रुपए के ऐलानात हैं मीडिया के लिए, इश्तिहारात के लिए पहले होते हैं ना, इलेक्शन से पहले। आयशा इतना मालूम होना चाहिए आपको, और आपको पता भी है कि इलेक्शन से पहले जो है यकीनन हर पार्टी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके लिए फंड इकट्ठा भी करती है। हम फॉरेन फंडिंग इकट्ठी नहीं करते उस तरह की जो 18 जो अकाउंट्स का आज तक इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया कि वो पैसे जो है वो सियासत के नाम पर, चैरिटी के नाम पर इकट्ठे करके सियासत में कहां खर्च करते रहे। लेकिन पार्टी इश्तिहार किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा इसका फैसला, लेकिन आप भी डी ट्रैक हो रही हैं। क्या ये ज्यादा अहम मुद्दा है कि पार्टी ने इश्तिहार किसको दिए, या ये सबसे अहम मुद्दा है कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को और उसकी बेटी को सजा दिलाने के लिए चूके इमरान खान को लाना था, ये सब किया गया? आप तो मुझे खुद उस ऑडियो पे ले गई ना, ये किया गया तो फिर अदालतें तय करेगी ना अज़मा साहिबा ना ये बात। तो फिर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अपने हिस्से का सच कोई कहने को तैयार नहीं। हसन खावर साहब, अपने हिस्से का सच हसन खावर, मैं आयशा ये सोच रहा था, जी आपने पूछा आपने कैसा सवाल किया कि मरियम साहिबा का नोटिफिकेशन क्या था। मरियम साहिबा का नोटिफिकेशन उनका डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड है जिसपे लिखा है कि वो दुख्तरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। ठीक है, तो ये कम नोटिफिकेशन है, हर चीज का डिसीजन उनके पास ही जाएगा। मियां साहब की बेटी है, जब वो वज़ीर होंगे वो सारी पावर्स भी एक्सरसाइज करेंगी, हमारी पार्टी है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है हसन साहब? हमारी पार्टी है, उसके फैसले हम करेंगे ना। आप चौथे मल्ले बैठ के इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अज़मा फिर वो तो यही बात तो वो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जमातों में नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी अवाम को कैसे ट्रांसलेट होगी? अज़मा साहिबा भाई हमारी मर्जी, हमारी पार्टी की वो बहुत कीमती असासा है, वो हमारी पार्टी का क्राउड पुलर है, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी शख्सियत है, तो वो हम अपनी पार्टी के फैसले इनसे पूछ के करेंगे। चले इनके फैसले पूछ लेती हूँ। चले अज़मा साहिबा, वो तो आपके फैसले की हुकूमत है। हसन खावर साहब, वो फवाद चौधरी साहब ने पूरी डिटेल और एक कमेटी भी बनाई। अगर ये इस तरह के फंड्स दिए गए, जो नंबर्स निकाले हैं कि अरबों के इश्तिहार किसी एक को, जाहिर बात है वो तो हुकूमती फंड था और अवामी फंड था, कोई FIR, कोई आपको कुछ ऐसा पता चल सका कि इंतजामी और सरकारी ओहदों का गैर कानूनी गैर आईनी इस्तेमाल हुआ है, या वो तलाश ही रहेगी और आपका वक्त गुजर जाएगा हुकूमत का? देखिए, हम बात ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं करनी ना, उसके अंदर ये जब पूरी तहकीकात होंगी और अगर उसमें कोई कानूनी रास्ता होगा तो हर मुमकिन कानूनी, वो 3 साल में ना हो सकी सर, क्योंकि ये तो अभी आई है ना चीज, और उसकी वजह से ये स्कैंडल निकला। हमने इश्तिहारात का बजट देखा कि इन्होंने ये क्या करते रहे हैं, कैसे इनको धमकाते रहे हैं। लेकिन मैं आज कम से कम एक बात पे खुश हूँ कि अज़मा साहिबा ये मान गई कि हमारी पार्टी और हम जो मर्जी करेंगे। जो इतने लोगों का ये क्लेम करती हैं जमहूरियत, फिर जमहूरी बात तो ना हुई, तो चलें कम से कम एक बात ही आज के प्रोग्राम में तय पा गई। अच्छा हसन साहब, ये आपकी हुकूमत और आपकी मर्जी है। एक रिपोर्ट आई है एप्सोस की। जी मुझे एक सवाल हसन से कर ले जी, इसको वाइंड अप कर लेते हैं। जाहिर है भाई, मेरी पार्टी की जिम्मेदार मैं हूं ना, तो मेरी पार्टी की जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको हमारी जो है वो ज्यादा दुबले होने की जरूरत नहीं है फिक्र करने के बाद। दूसरी बात यह है कि आप बात करेंगे मीडिया की,
हमने अगर मैं पॉइंट मान भी लूं कि आपने इश्तिहारात पे बड़ा हमने जुल्म कर दिया, और भाई तुमने जर्नलिस्ट उठा लिए, तुम लोगों ने फायरिंग करा दी, तुम लोगों ने लोगों को जख्मी करा दिया, तुमने चैनल्स बंद करा दिए, आप लोगों ने लोगों को जो है नौकरियों से बरतरफ करा दिया, अपने एडिटोरियल। ठीक है अज़मा, एक लास्ट कमेंट, मुझे ना ये एप्सोस का सर्वे आया है, वो जैसे हुकूमत है और हुकूमत की मर्जी। हसन साहब, हुकूमत कुछ सोच रही है, एक अवामी सर्वे है जो कि कह रहा है 87% अवाम उसमें कहती है कि पाकिस्तान गलत सिमत में गामजन है। सिर्फ 2 महीने पहले 66% थे, 2 महीने बाद 87% है, 2 महीने पहले 17% कम थे, जो आज 43% है, और कहते हैं महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हुकूमत कोई घबराई है? कल आपके जलसे में एक कारकुन आके कह रहा है उनको कोई हुक्मरान नहीं दरकार, मुतमईन नहीं इमरान खान साहब से। अच्छा देखें, मैंने खैर सर्वे नहीं देखा, लेकिन महंगाई की आप बात कर रही हैं, ये बात तो ठीक है ना कि पिछले 1-2 महीने में महंगाई का प्रेशर बहुत बड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ी थी पहले, अब कम होंगी तो इंशाल्लाह वो भी आसान होगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पिछले जो मसले हम भुगत रहे हैं, IMF के प्रोग्राम साइन करने पड़ते हैं, तो ये बात तो ठीक है। और मैंने आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, और इस परेशानी को हम समझते हैं और इसको हल करने के लिए कोशां हैं। इसलिए मैं इस बात के ऊपर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों की मुश्किल का हमें एहसास है और हमारी कोशिश होनी भी चाहिए। और इंशाल्लाह एहसास राशन प्रोग्राम से भी, बाकी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। और अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी आपने देखा कि नीचे जाने लग गई हैं, इंशाल्लाह उसका पाकिस्तान में वो ट्रांसलेट नहीं होता। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप दोनों उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत जो वादे कर रही है वो ट्रांसलेट भी हो आवाम तक। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कोविड-19 की, जिसकी हलाकत खेजियों वैक्सीनेशन के इंटरनेशनल कैंपेन के बाद हालात कदरे नॉर्मल होना शुरू हुए थे कि कोरोना की नई किस्म से दुनिया भर में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट को आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है और खबरदार किया है कि ये किस्म पिछली तमाम अक़साम की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। नए वेरिएंट के खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि NCOC ने भी नई हिदायत जारी कर दी हैं। इस सूरत हाल में अवाम को क्या एहतियात और इक़दामात करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, किस तरीके से इसको इस वक्त लेना चाहिए? समझ आ पा रही है कितना खतरनाक है, या अभी अर्ली होगा इस पर कुछ कहना? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक वेरिएंट है, कहा जा रहा है, अभी बहुत अर्ली है, लेकिन जहां से ये शुरू हुआ है और जिन्होंने ये ब्रेक किया है साउथ अफ्रीका में, जो डॉक्टर एंजेली हैं, उनसे मेरी कल भी बात हुई है उनसे, और वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं वहाँ पे, और वो जो शहर में है वो प्रिटोरिया शहर का नाम है, वहाँ वो प्रैक्टिस करती हैं। और उनका कहना ये है कि उन्होंने कोविड के पेशेंट्स बहुत सारे हैं, वो तकरीबन 33 ईयर्स से वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती हैं, तो उन्होंने कोविड के सारे वेरिएंट्स देखे, सब देखा, तो उन्होंने कहा कि कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, उसको वो हेल्दी कहती हैं कि वो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वो फटीग होते हैं, बिल्कुल उनकी हालत ख़राब होती है, चलने फिरने की नहीं होते हैं। तो जब हम एग्जामिन किया हमने, तो पता चला कि उनका पल्स जो है बहुत तेज़ चलता है, यानी उनको टेकीकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलती है। तो जाहिर है जब किसी की धड़कन ज़्यादा चलती है तो ये बड़ा ख़तरनाक है कि आदमी बज़ाहिर ठीक है, उसका सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये क्या है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है। और फिर उन्होंने 18 नवंबर को उन्होंने 12 मरीज देखे, जिनमें से एक 6 साल का बच्चा भी था जिसको ये प्रॉब्लम थी, और बहुत मामूली सा उसको बुखार भी था। तो उसमें ज्यादातर जो लोग 12 में थे वो मर्द थे ज्यादातर। लेकिन कहना ये है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं या इस वेरिएंट में आ रहे हैं, ये अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी किसी को कैंसर की दवा खा रहा है या कोई और दवा खा रहा है, तो वो फिर उसके लिए जानलेवा साबित होगा, क्योंकि दिल की धड़कन इसमें बहुत तेज हो जाती है। और जब तेज हो जाए तो एक वक्त आता है कि जब हार्ट रुक जाता है, दिल रुक जाता है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से, तो लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
मैंने अभी 4 दिन पहले ये बात कही है कि हम जो हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में कि लोगों ने ये समझ लिया है कि कोरोना खत्म हो चुका है और उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब एक इसको कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आपने वहां की डॉक्टर से जो बात हुई आपने उसको मेंशन भी किया, आप दिल की धड़कन के तेज होने की बात कर रहे हैं। नए वेरिएंट में क्या सिर्फ यही एक डिफरेंस है पुराने वेरिएंट से या कुछ और भी? और हमें एहतियात क्या वही करनी है जो पहले कर रहे हैं या कुछ और ज्यादा एहतियात? जी हाँ बिल्कुल, नहीं जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं कि उसमें बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं है। उनका कहना है कि पेशेंट हेल्दी पेशेंट होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी पल्स उसका बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि एहतियात बहुत ज्यादा करने की जरूरत है और कोविड की तरह जो हम शुरू से कर रहे हैं सबका, जितने भी वेरिएंट है सबका एक ही इलाज है कि आपने मास्क लगा के रखना है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, ना शादी ब्याह में, ना रेस्टोरेंट में, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन लगा हुआ है, कुछ नहीं है, ना कोई फाइन होता है। हम आपस में गले भी मिल रहे हैं, आपस में हाथ भी मिला रहे हैं। ये तमाम चीजें हमें खत्म करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम तो वैसे ही, मैंने 4 दिन पहले कहा है कि हमें 5वीं लहर का सामना करना पड़ सकता है दिसंबर के 2nd, 3rd या 4th वीक में। लिहाजा हमें बहुत ख्याल करना है और अभी से करना है। और हमने एहतियात ये बताया है गवर्नमेंट को भी प्रेस रिलीज के जरिए कि खुदारा एयरपोर्ट पे और जो आपकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं जितने भी पाकिस्तान में, उसमें आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, स्क्रीनिंग करें ताकि लोगों का पता चले जो आपके मुल्क में आ रहे हैं। अदरवाइज ये उसी तरह से होगा जैसे पहले ताफ्तान के जरिए लोग आ गए थे अंदर और सारे इन्फेक्टेड लोग अब फिर ये मुल्क में। डॉक्टर साहब एक इसको कमेंट कीजिएगा कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो क्या कदरे सेफ है या खतरा कम है, और नॉन वैक्सीनेटेड को ज्यादा है या एक ही तरह का खतरा है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना नहीं होगा, वो उनको कोरोना जरूर हो सकता है लेकिन उनको शिद्दत नहीं होगी और वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए नहीं जा सकते अगर उन्होंने ख्याल किया। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनको प्रॉब्लम 100% उनका शिद्दत की तरफ वो जा सकते हैं, उनको सीवियरिटी हो सकती है, उनको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो लिहाजा वैक्सीनेशन तो इसका एक सिंगल इलाज है कि आप कम से कम इसकी प्रिवेंशन है, इलाज तो इसका कोई नहीं है लेकिन इसकी प्रिवेंशन है कि आप वैक्सीन जरूर लगाएं। और अभी हुकूमत ने ऐलान किया है, सिंध गवर्नमेंट ने, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर डोज लगा रहे हैं फाइजर का। तो उससे भी आप फायदा उठाइए इस गवर्नमेंट की इस ऑफर से कि तमाम वो लोग जिन्होंने वैक्सीन 2 डोज लगा चुके हैं और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो बूस्टर डोज लगा के अपने आप को मजीद सेव कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब करीबन 2 साल होने को हैं, इसके ऊपर वैक्सीन भी आ गई, अभी म्यूटेशन भी इस वायरस की बार बार हमारे सामने आ जाता है म्यूटेट होके। कुछ साइंस समझ पा रही है, डॉक्टर्स हजरात समझ पा रहे हैं, या अभी कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, इसके खात्मे का कोई इम्कान है नहीं है? देखिए जितनी भी हमने इंटरनेशनल हम जो मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उसमें ये बात आ रही है कि ये बीमारी इतनी जल्दी जाएगी नहीं जब तक कि दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, दुनिया में 75 to 80% लोग जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं ये बीमारी इसी तरह से चलती रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आप वैक्सीनेट होंगे तो उतना कम म्यूटेट होंगे। ये जो वायरस है, जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं वो जब इन्फेक्टेड होते हैं और नॉन इन्फेक्टेड को भी करते हैं, या नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को या वैक्सीनेटेड लोगों को जब ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो अपनी शक्ल चेंज कर सकता है, इसलिए वेरिएंट के चांसेस रहते हैं। तो हल इसका यही है कि जितनी जल्दी, हमारे मुल्क में भी मैंने कहा है कि कम से कम 70 से 75% लोगों को फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट किया जाए। और आवाम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके तवज्जुह से कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को, अपने घर के तमाम लोगों को, अपने घर में जो मासी है, जो आपके घर में चौकीदार हैं, तमाम लोगों को, रिश्तेदारों को कन्विंस करें, लगाएं वैक्सीन, फौरी तौर पे लगाएं। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो अब दुनिया में सब जगह, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने WHO से 4 महीने पहले रिक्वेस्ट की कि तमाम वैक्सीन जो WHO रिकॉग्नाइज करती है उस पर सियासत ना की जाए, दुनिया में कहीं पर भी वो जाते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए।
लिहाजा वो बात अब मानी जा रही है WHO की, जो कि रिक्वेस्ट PMA ने की थी। और अब UK, अमेरिका, हर जगह पे साइनोफार्म, साइनोवैक और हर वैक्सीन लेकर आप जा सकते हैं। ग्रेजुअली हर मुल्क जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल PMA है, खास तौर पे जो बात कह रहे हैं वो ये जरूरी है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक वैक्सीनेट नहीं करवाया खुद को वैक्सीनेट करवाएं, और अगर 6 माह हो चुके हैं तो बूस्टर लेना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, ये नया वेरिएंट आने के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अदरवाइज हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।